अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप कंटिन्यू रिवाइज और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस इट इज़ ऑल रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। ये याद रखना, ये हम किन के लिए डिस्कस कर रहे हैं? We discuss stoichiometry and stoichiometric calculations of chemical reactions। यानी ये सारा डील किसके साथ कर रहा है? डील कर रहा है सारा किसके साथ? केमिकल रिएक्शंस के साथ। चलो इसको भी हम यही छोड़ेंगे। तो पहले हम आएंगे स्टोइकियोमेट्री पे। व्हाट स्टोइकियोमेट्री मीन्स? इट इज एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। तो स्टोइकियोमेट्री वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो स्टोइकियोमेट्री है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड क्या है? स्टोइकियन। Stoichion means element and metry means measured. Metry means measured. Stoichiometry जो word है it has been derived from a Latin word stoichion means element and metry means measured. Elements को measure करना। अच्छा, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या मेजरमेंट होती है। देखो यू नो कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये आपको पता है, रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। यही होता है ना। नाउ व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन? देखो क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट्स का अमाउंट क्या होता है? डिक्रीज, और प्रोडक्ट्स का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज। यही है ना ए जनरल केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। जब इसका कुछ अमाउंट, रिएक्टेंट्स का कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा तभी प्रोडक्ट उसका कुछ अमाउंट बनेगा ना। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो स्टोइकियोमेट्री हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? स्टोइकियोमेट्री हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुआ और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बना। यहां तक आया समझ में? सिंपल लैंग्वेज है। स्टोइकियोमेट्री हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बना, ये कंज्यूम हुआ, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुआ और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ। समझ आया? सो Stoichiometry shows the amount of ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स किस में होगा? ये मोल्स में हो सकता है, ये ग्राम्स में हो सकता है, ये लीटर्स में हो सकता है। Stoichiometry shows the amount of reactants consumed and the amount वो भी किस में होगा? वो भी होगा मोल्स में, या होगा ग्राम्स में, या होगा लीटर्स में। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब सिंपली क्या, ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुआ
और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बना। ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होगा या मोल्स में, या होगा ग्राम्स में, या होगा लीटर्स में। समझ आया। इसी तरह ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है ये भी होगा मोल्स में, ग्राम्स में या लीटर्स में। समझ आया। तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बोलती है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, या कितने ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, या कितने लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, और कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बने, कितने ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट्स बने, या कितने लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बने। यहां तक आया समझ में। यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कितना कंज्यूम हुआ और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना बना, दैट इज व्हाट स्टोइकियोमेट्री एक्चुअली डज। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट उठाओ। स्टोइकियोमेट्री समझ आई। अब है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुआ और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन should be balanced, should be balanced। तो जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, ये जो केमिकल इक्वेशन है इट मस्ट बी बैलेंस्ड। अब देखो क्या, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हुई, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स अस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ये एक रिएक्शन हो गई। रिएक्शन में क्या है, ए एंड बी दीज आर रिएक्टेंट्स। इसी तरह सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स। अब ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, these are called stoichiometric coefficients। stoichiometric coefficients। यहां तक आया समझ में। ए बी सी एंड डी दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और ये याद रखना, नोट लिखना कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, किसमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ये स्मॉलेस्ट नंबर्स होने चाहिए एज पॉसिबल। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आप बैलेंस करोगे केमिकल इक्वेशन, तो वो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आप पहले लिखते हो नंबर्स, दैट मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। देखो, ए मोल्स ऑफ ए reacts with B moles of B, या A moles of A get consumed, B moles of B get consumed and forms C moles of C and D moles of D। यहां तक आया समझ में। ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, समझ आया। और ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन ए केमिकल इक्वेशन ये क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए और कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बने। तो लिखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स shows how many moles of moles को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में भी और लीटर्स में भी।
हाउ मनी मोल्स या ग्राम्स या लीटर्स ऑफ reactants are consumed and how many moles या grams या liters of products are formed। ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितने मोल्स या कितने ग्राम्स या कितने लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड हाउ मेनी मोल्स ग्राम्स लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन। यहां तक आया समझ में? ये हमें ये इक्वेशन क्या बोल रही है? दिस इज अ केमिकल इक्वेशन एक्चुअली, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किसके लिए होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन हमें क्या बोल रही है कि ए मोल्स ऑफ ए कंज्यूम हुआ, बी मोल्स ऑफ बी कंज्यूम हुआ और सी मोल्स ऑफ सी बने या डी मोल्स ऑफ डी बने। मोल्स को हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, या लीटर्स में, बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट। यू कैन गो टू मोल लेक्चर्स। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? इसको यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे केमिकल रिएक्शन की इन ए केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल, N2 plus thrice H2 gives us twice NH3। ये कोई केमिकल इक्वेशन है। यहां पर क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां आगे 1, यहां पर क्या है 3, यहां पर क्या है 2। So are stoichiometric coefficients। stoichiometric coefficients, ये stoichiometric coefficients है। ये हमें क्या बोल रहा है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कंज्यूम्ड along with 3 moles of hydrogen gas and forms 2 moles of ammonia। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? इसको हम लिखेंगे, यहां तक तो लिखा होगा। देखो हमें क्या बोल रहा है? यह हमें बोल रहा है कि ये 1 मोल कंज्यूम हुआ, ये कितने मोल कंज्यूम हुए? 3 मोल। और ये कितने बने? 2 मोल। तो दी है ना स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें दी ना इंफॉर्मेशन कि जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम होगा तब 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेंगे। यहां तक आया समझ में? अपॉन द कंजप्शन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ ammonia upon the consumption of 1 mole of nitrogen gas gives 2 moles of ammonia gas। ये ऐसे भी कर सकते हैं ना कि upon the consumption of 3 moles of hydrogen gas या 3 moles of hydrogen molecule gives us 2 moles of ammonia। जब ये 1 मोल नाइट्रोजन का कंज्यूम होगा तब 2 मोल्स मिलेंगे अमोनिया के। यहाँ जब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा तब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बनेंगे। यहां तक आया समझ में? तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ने मोल्स के बारे में दी इंफॉर्मेशन। हमने बोला था ये हमें बोलता है कि कितने ग्राम्स बने हैं, कितने लीटर्स भी बने या कंज्यूम हुए। तो 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर, है कि नहीं? तो जब 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम होंगे उस वक्त कितने मोल्स, कितने लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होंगे? 1 मोल का है इतना वो ये है ना 3 मोल्स, 3 मोल्स का होगा ना इससे ट्रिपल वो ये। तो 3 इंटू 22.4 12 3 2 6 7 एंड 6 तो 67.2 लीटर्स ये कंज्यूम हुए। तो ये कितने बने? ये बनेंगे 44.8 लीटर। तो दी है ना इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि जब 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कंज्यूम होगा
तब बनेंगे 44.8 लीटर्स ऑफ अमोनिया, या अपॉन द कंजप्शन ऑफ 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वी गेट 44.8 लीटर्स ऑफ अमोनिया। दी है ना, एक तो मोल्स की भी इंफॉर्मेशन दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ने और लीटर्स की भी, यहां तक आया समझ में। और क्या इंफॉर्मेशन है, ये है ना 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का कितना मास होगा, 28 ग्राम, है कि नहीं, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल। यहां पर कितने मोल्स है, 3 मोल्स। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का ये मास क्या है, 2 ग्राम्स, 2 × 3 कितना हुआ, 6 ग्राम्स। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मास कितना है, 17, और 2 मोल्स का क्या होगा, 34 ग्राम्स। ऑलरेडी पढ़ा है ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो इसका मतलब है जब 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कंज्यूम होंगे तब हमें बनेंगे 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, या जब 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होंगे तब बनेंगे 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। यहां तक आया समझ में। देखो एक नाइट्रोजन का है 14 मास, तो 2 का होगा ना 28 ग्राम। इसी तरह एक हाइड्रोजन का 6 हाइड्रोजन का आएगा ना 6 ग्राम। इसी तरह NH3 का एक का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है 17, 2 का आएगा ना 34। यहां तक आया समझ में। तो अब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि जब 1 मोल या 22.4 लीटर या 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कंज्यूम होंगे तब बनेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया या 44.8 लीटर्स ऑफ अमोनिया या 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। यानी जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंज्यूम हुआ तब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होते हैं, या 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होते हैं कंज्यूम, या 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होते हैं। यहां तक आया समझ में। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट उठाओ। अच्छा, अगर 1 मोल पे कितने मोल्स बने, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो अगर ये आधा मोल होता यहां क्या बनता, 1 मोल। इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पे कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बने, 2 मोल्स। अगर ये 1.5 मोल्स होते तो ये कितना होता, 1 मोल। आया समझ में। यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बने, तो 1 मोल ऑफ आधे मोल, हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस पे 1 मोल ये बनेगा। जब 1 मोल पे ये 2 मोल बनेंगे, हाफ मोल पे ये 1 मोल बनेगा। जब ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बने तो 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस पे 1 मोल बनेगा। आया समझ में। सो दिस कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसको हम इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की इक्वेशन क्या है। इस वाली इक्वेशन के लिए जनरल इक्वेशन है, तो क्या है, पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाई इट। इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बने, या कितने ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए और कितने ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट्स बने, या कितने लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए और कितने लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो दिस इज इक्वेशन। अभी हमने जो एग्जांपल की थी ना, N2 + थ्राइस H2 गिव्स अस ट्वाइस NH3, उसकी यही वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन वो बनेगी ना। ए के बदले क्या लिखेंगे, N2। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, इसको क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी के बदले क्या लिखेंगे, H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, स्मॉल बी के बदले यहाँ पर क्या है 3, सो डिवाइड बाई 3 से। यहाँ पर क्या है C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, यही है ना C, और इसका स्मॉल c किसके बराबर है, 2 के बराबर, डिवाइड बाई ये। तो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ये आएगी। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ तक नोट करो आप पहले। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले।
the reaction of nitrogen with 4 gram of hydrogen comma the amount comma find the moles comma grams and liters of moles, grams and volume of NH3 produced. करो ये क्वेश्चन जल्दी. The reaction of nitrogen gas with 4 gram of hydrogen gas. Find the moles, grams and volume of NH3 gas produced. करो जल्दी. देखो सॉल्यूशन. अभी हमने इक्वेशन लिखी थी ना, N2 plus thrice H2 gives us twice NH3. यही है ना. जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए? बैलेंस्ड. अब इक्वेशन क्या आई थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू number of moles of H2 gas divided by 3 is equal to number of moles of NH3 gas divided by 2. तो the reaction of nitrogen gas with 4 gram of hydrogen gas, यानी हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 4 ग्राम. तो हमें क्या निकालना है कि कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बने या कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया बने या कितना वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस हुआ. यहां तक आया समझ में? तो नाइट्रोजन नहीं दिया तो ये हमें जरूरत नहीं लगेगा क्योंकि ये सारे हैं ना इक्वल. तो जब एक दिया होगा तो बाकियों को क्या करना है? तो इसको मिटाओ यहां से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें पता है ना, क्योंकि 4 ग्राम्स है ना. 4 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल्स में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर आएंगे? गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास क्या है? 4 ग्राम डिवाइड बाई H2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 ग्राम पर मोल. तो डिवाइड बाई 2. सो क्या है ये? 2 मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने हैं? 2 मोल्स. यहां तक आया समझ में? सो NH2 किसके बराबर है? 2 मोल्स के बराबर. सो NH2 के बदले क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाई 2. इसको क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3. यही आएगा ना. अब इसको क्या होगा? 3 1 जार 3, अच्छा 3 3 जार 1.3 मोल्स किसके बनेंगे? अमोनिया के बनेंगे. यहां तक आया समझ में? 1.3 मोल्स किसके बनेंगे? अमोनिया के. एक मोल ऑफ अमोनिया का कितना वॉल्यूम है या कितना मास है? देखो यहां तक तो समझ आया, आपको ऑलरेडी पता है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया तो हमें मिले. अब हमें क्या निकालना है? ये कितने ग्राम्स है? 1 मोल NH3 किसके बराबर है? 17 ग्राम, क्योंकि 14 प्लस 3 है ना 17 ग्राम. जब 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम, तो इतने मोल्स किसके बराबर होंगे? तो 1.3 मोल्स NH3 इज इक्वल टू 17 इंटू 1.3 ग्राम. सो ये क्या आएगा? सो 13 इंटू 17, 1.3 इंटू 17 इक्वल टू 22.1 ग्राम. तो कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया मिले? यहां तक आया समझ में?
अब आपको ऑलरेडी पता है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूसर। तो ये आंसर है इसका, मोल्स भी मिले, ग्राम्स भी मिले, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ NH3 एट STP किसके बराबर है, 22.4 लीटर, यही है ना। तो 1.3 मोल्स किसके बराबर होंगे, तो 1.3 मोल्स NH3 इज इक्वल टू एट STP इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1.3, तो किसके बराबर आएगा, 1.3 इंटू 22.4, 1.3 इंटू 22.4 इक्वल टू 29.12 लीटर। तो वॉल्यूम भी मिला, मोल्स भी मिले और ग्राम्स भी मिले। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। ये हमें रिएक्शन बता रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस कितने हाइड्रोजन से हुआ है कंबाइन, ये रिएक्ट 4 ग्राम्स से। अब हमें बोलो कि मोल्स, ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूसर कितना होगा। तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाई 2। ये ऑलरेडी इक्वेशन पता है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर है, 4 ग्राम्स ऑफ H2 गैस इक्वल टू 2 मोल्स, तो NH2 के बदले 2 मोल्स डिवाइड बाई 3 यहीं पर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 निकालना डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर निकलेगा 1.3, फिर 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम, 1.3 मोल्स इज इक्वल टू 1.3 इंटू 17, और 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, और 1.3 मोल्स मीन्स 29.12 लीटर। समझ आया, स्क्रीनशॉट उठाओ। और एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस evolved at STP upon thermolysis of 10 grams of कैल्शियम कार्बोनेट। चलो करो जल्दी ये क्वेश्चन, जल्दी। देखो solution CaCO3 gives us CaO plus CO2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आया समझ में। अब सिंपली इक्वेशन से सॉल्व करें, इक्वेशन से सॉल्व करो या उस वाली इक्वेशन से सॉल्व करो। देखो यहाँ पर ये कितना है, ये 1 मोल है कि नहीं, यहाँ पर है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल। 1 मोल ऑफ CaCO3 ने हमें कितना CO2 दिया है, 1 मोल ही दिया है ना। इक्वेशन ही बोल रही है ना, ये इक्वेशन ही बोल रही है ना कि 1 मोल ऑफ CaCO3 ने अपॉन थर्मोलिसिस गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 गैस। यही है ना इक्वेशन के हिसाब से। अब हमें देखना है कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना देगा CO, यानी उसका वॉल्यूम क्या होगा CO2 का। समझ आया। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ने दिया है हमें 1 मोल ऑफ CO2 गैस। 1 मोल ऑफ CO2 गैस इसको 22.4 लीटर, यही है ना एट STP। अब हमें बोलना है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हमें CO2 देगा, कितने लीटर्स ऑफ CO2 देगा। अब क्या करोगे, आप करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है 1 इज इक्वल टू, इसको छोड़ो ये जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर है ना आगे 1। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या देखो CaCO3, ये 10 ग्राम है। 10 ग्राम कितने मोल्स हुए, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है 100 ग्राम। देखो CaCO3 कैल्शियम का है 40, इसका है 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, इनको ऐड करो ये आएगा
100 ग्राम इसका मोलर मास है, यानी ग्राम पर मोल। हमारे पास कितने हैं? 10 ग्राम। एक मोल का मास इतना है, 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 10 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम। तो ये क्या आएगा? ये कैंसल, यहाँ पर 0.1 मोल। 0.1 मोल। एक मोल ने हमें कितना मोल्स ऑफ ये दिया है? CO2 1 मोल। तो अगर ये 0.1 मोल होगा तो वो भी कितना देगा? वो भी देगा फिर 0.1 मोल, है कि नहीं? देखो, जब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ने हमें 1 मोल ऑफ CO2 दिया, 2 मोल्स ऑफ CaCO3 हमें देगा 2 मोल्स ऑफ CO2। इसी तरह 0.1 मोल ऑफ CaCO3 हमें क्या देगा? 0.1 मोल ऑफ CO2। यहां तक आया समझ में? तो यहां से भी देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 0.1 मोल, यही है ना, है कि नहीं? तो इसके बदले लिखेंगे 0.1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1। तो यहां पर क्या आया? NCO2 किसके बराबर आया? 0.1 मोल। यहां तक आया? यही आया था ना। अब हमें वॉल्यूम देखना है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। 0.1 मोल का कितना होगा? 0.1 इंटू 22.4 लीटर। तो वो किसके बराबर आएगा? 2.24 लीटर। तो इतना आंसर है। करो ये क्वेश्चन। अब इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन? एक सिंपल एग्जांपल हम देंगे। सपोज आपको 10 कप्स ऑफ कॉफी बनाने हैं। आपके पास मिल्क भी बराबर है, वाटर भी बराबर है, यानी ज्यादा है, कॉफी पाउडर भी ज्यादा है कि नहीं? मगर आपके पास जो शुगर लगेगा उसको, दैट इज ओनली 1 स्पून, है कि नहीं? जब आप कॉफी बनाओगे, ये जल्दी होगा ना कंज्यूम, और इससे कितने कप बनेंगे? 1 स्पून ऑफ शुगर। कितने कप्स ऑफ कॉफी को लगेगा? मैक्सिमम लगेगा 2 कप्स ऑफ कॉफी को, है कि नहीं? 2 कप्स ऑफ कॉफी को। तो ये कंज्यूम होगा, बाकी रिएक्टेंट बचेगा, 10 कप्स ऑफ कॉफी नहीं बनेंगे, खाली क्या बनेंगे? 2 कप्स ऑफ कॉफी। तो इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट ऑफ कॉफी है, ये किसने लिमिट किया? अभी शुगर ने। रिएक्टेंट तो सारे मौजूद थे, ये एक्सेस में थे, ये एक्सेस में था, ये एक्सेस में था, ये तीनों एक्सेस में थे, मगर कंज्यूम कौन जल्दी हुआ? शुगर, क्योंकि ये था लेस अमाउंट। तो इस लेस अमाउंट की वजह से, लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की वजह से, या लेस मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेंट की वजह से कॉफी क्या हुई? लिमिट कितने तक? 2 कप्स ऑफ कॉफी। इसी तरह जब रिएक्शन होगी, सारे रिएक्टेंट्स अगर होंगे ज्यादा, एक रिएक्टेंट अगर कम होगा, वो जल्दी होगा ना कंज्यूम, उसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा ना कम। यानी वो प्रोडक्ट का अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के अमाउंट पे करेगा ना डिपेंड। अभी तक हमारे पास 10 कप कॉफी के लिए मिल्क भी था, वाटर भी था, कॉफी भी थी, मगर शुगर था ना 1 ही स्पून। इस एक स्पून ऑफ शुगर कितने कप्स ऑफ कॉफी को जरूरत लगे? खाली 2 कप्स ऑफ कॉफी को। तो कॉफी के कप्स यानी अमाउंट ऑफ कॉफी किससे लिमिट हो गया? बाय शुगर। ये जल्दी होगा ना कंज्यूम। तो दिस शुगर इज हियर लिमिटिंग रिएजेंट। दिस शुगर इज हियर लिमिटिंग, क्योंकि ये जल्दी कंज्यूम होगा, ये एक्सेस में है, तो खाली 2 कप्स ऑफ कॉफी बनेंगे। समझ आया? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट हुआ वो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होगा और उससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ए लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक आया समझ में? तो लिखो, a reactant which is
which is consumed quickly in a reaction and decides the amount of product is called limiting reagent. समझ आया? इसका अमाउंट कम होगा, ये जल्दी कंज्यूम होगा और इसकी वजह से प्रोडक्ट भी वही जैसा बनेगा जैसा ये रिएक्टेंट का अमाउंट होगा। समझ आया? तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय अ रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड सच रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक आया समझ में? अब हम कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को देखेंगे। देखो अभी हमने रिएक्शन की थी ना, रिएक्शन थी ना, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स अस C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। हम लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट्स को बोलते हैं। इट्स अ रिएक्टेंट एक्चुअली दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड विच डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो रिएक्टेंट है ना ये, इन दोनों रिएक्टेंट्स में जो जिसके मोल सबसे कम होंगे वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। हम कैसे इक्वेशन में इनको डालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन दो रेशोज में जो जिसका रेशो कम आएगा, इन दो रेशोज में जिसका रेशो कम आएगा, चाहे ये रेशो कम आया या ये रेशो कम आएगा, यानी जिस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम आएगा दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जिस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट यहां पर है ना, दो समझो पॉइंट को समझो, इसके मूल से Na, इसके मूल से Nb, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है, यानी नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो सबसे कम आएगा वही है लिमिटिंग रिएजेंट। नोट, a reactant for which N by S number of moles by stoichiometric coefficient, समझ आया, is smaller than other reactants is a limiting reagent, is a limiting या is limiting reagent। समझ आया? यहां तक आया समझ में? जिस किसी भी रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम आएगा वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। वही खाली इक्वेशन में जरूरत लगेगा, बाकी में जरूरत नहीं लगेगा। यहां तक आया समझ में? यहां तक स्क्रीनशॉट। देखो ये रिएक्शन आपने लिखी, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स अस C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। अब ये है ना रिएक्टेंट्स, इनका हमें क्या देखना है, मोल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय A इज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय B। अगर सपोज इसका रेशो कम आया देन दिस, अगर इसका रेशो if its ratio is smaller than Na by A, then this B, then this reactant B, then reactant B is a limiting reagent, the reactant B is a limiting reagent। यहां तक आया समझ में? यानी जिस किसी भी रिएक्टेंट का मोल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल आएगा वही क्या है,
लिमिटिंग रिएजेंट, तो फिर ये जरूरत हमें नहीं लगेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल इज डिसाइडेड बाय दिस। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहां से लिखेंगे डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बोलो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बोलो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बोलो। समझ आया? फिर ये इक्वेशन में हमें जरूरत नहीं लगेगा। यहां तक आया समझ में? यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। पहले आप क्या करोगे? पहले आप इक्वेशन बनाओगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वहां से आप वैसी इक्वेशन डालोगे जो हमने पहले लिखी थी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई सी डिवाइड, वही करोगे ना इक्वेशन। फिर आप दो रिएक्टेंट्स में देखोगे कि किसका रेशो कम आएगा, वही क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। फिर उसी के हिसाब से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। समझ आया? इस पे अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको ये सारा समझ आएगा। Question: when 22.4 liters of H2 gas is mixed with 11.2 liters of Cl2 gas, full stop, the moles of HCl gas formed the number of moles of HCl gas. The number of moles of HCl gas is A option 1 mole of HCl, B option 2 mole HCl, C option 0.5 mole of HCl, और D option क्या है? D option है 1.5 mole ऑफ HCl। चलो करो जल्दी। ये नीट 2014 में आया है ये क्वेश्चन। चलो यहां पर देखो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है? जब सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया होगा ना, तब लगता है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर लिखो नोट, जब सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया होगा, देन लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगता है। ये पॉइंट याद रखो। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट याद रखो। जब एक रिएक्टेंट या खाली एक प्रोडक्ट का दिया होगा तब जनरल इक्वेशन लगेगी, मगर जब दोनों सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया होगा, प्रोडक्ट्स का नहीं, सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया होगा, तब लिमिटिंग रिएजेंट्स का क्या लगता है? कंसेप्ट। अब करो। अब देखो, जब सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया होगा, देन लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगता है। देखो रिएक्टेंट कितने हैं? 2,
H एंड Cl, दोनों का अमाउंट दिया है ना, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का। ये तो आपको पता है। अब इसको मैं इरेज करूंगा। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स अस ट्वाइस HCl। ये बैलेंस्ड इक्वेशंस आपने 10th में भी किए है ना। तो इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, यही है ना। आगे क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 गैस डिवाइड बाय आगे क्या है? 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl गैस डिवाइड बाय आगे क्या है? 2। यही है ना। हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 चाहिए और Cl2 चाहिए, फिर दोनों में देखना है स्मॉल कौन आएगा, वही है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, मेरे पास H2 कितना है? 22.4 लीटर, यही है ना H2 गैस। सो 22.4 लीटर H2 गैस इज इक्वल टू 1 मोल, यही है ना, है कि नहीं? 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। अच्छा, क्लोरीन गैस कितना है मेरे पास? 11.2 लीटर। Cl2 गैस ये किसके बराबर आएगा? जब 22.4 लीटर H2 गैस इज 1 मोल, मैंने ऑलरेडी बोला है ना मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एवरी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। पढ़ा है ना ऑलरेडी कि एक मोल किसी भी गैस का एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का आधा क्या है? 11.2 लीटर। जब 22.4 लीटर ने 1 मोल, तो 11.2 लीटर क्या होगा? 0.5 मोल। तो these are number of moles of H2 and these are number of moles of Cl2, है कि नहीं? ये H2 की इंफॉर्मेशन है, ये Cl2 की इंफॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर है? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 किसके बराबर है? 0.5। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0.5। 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 एंड 0.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0.5। तो सबसे कम किसका निकलेगा? Cl2 का। तो Cl2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 गैस डिवाइड बाई 1 इज स्मॉलर देन number of moles of H2 gas divided by 1, तो then Cl2 is a limiting reagent। तो यह है limiting reagent, यह हमें जरूरत नहीं लगेगा। तो अब क्या बनेगा? ये तो amount of HCl will be decided by this, so this is a limiting reagent। क्योंकि इसका n/s आएगा ना कम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 गैसेस 0.5 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर आएगा? 0.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर में निकला? 1। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी क्या है? 1। 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर है 0.5 है 1, तो 0.5 इज स्मॉल। तो Cl2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 किसके बराबर आएगा? 0.5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाई 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मोल, इज इक्वल टू 1 मोल। आपको क्या निकालना है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl गैस इज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl गैस कितना निकला? 1 मोल। कौन है? ए पार्ट। समझ आया? तो दिस इज द आंसर। यहां तक आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो इसके इक्वेशन के बगैर भी आएगा आंसर। जब ये 1 मोल होगा, समझ आया? और जब ये भी 1 मोल होगा, तो ये किसके बराबर निकलेगा? 2 मोल के बराबर, है कि नहीं? अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये तो ये हमें जरूरत नहीं लगेगा। ये कितना है? 0.5 मोल। जब ये 1 मोल था तो ये कितने मोल्स बने थे? 2 मोल्स। जब ये 0.5 मोल होगा तो ये क्या बनेगा? इसका ये है सिंगल, इसका बना ये डबल, ये है सिंगल, इसका क्या बनेगा? डबल। डबल इसका क्या है? 1 मोल। तो है ना 1 मोल ही आंसर। जब इसका 1 मोल होगा कंज्यूम, तब बनेंगे 2 मोल्स ऑफ HCl। जब 1 का आधा बनेगा हाफ मोल, तो 2 का आधा है ना 1 मोल, तो 1 मोल इज आंसर।
लिखो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम Narendra Awasthi, N. Awasthi, one of the most important book. देखो क्वेश्चन, how many moles of P4, how many moles of P4 can be produced by reaction of 0.10 moles Ca5PO4 whole thrice F 0.36 moles SiO2, comma, and 0.90 moles carbon according to the following reaction. According to the following reaction. Reaction क्या है? 4 times Ca5PO4 whole thrice F plus 18 times SiO2. ऐसे करेंगे, रिएक्शन यहाँ लिखेंगे. 4 times Ca5PO4 whole thrice F plus 18 times SiO2 plus 30 times carbon gives us 3 times P4 plus 2 times CaF2 plus 18 times CaSiO3 plus 30 times CO. Option is 0.06 moles, B 0.03 moles, C option 0.045 and D option 0.075. करो जल्दी ये क्वेश्चन. क्या बोलता है ये हमें बोलता है कि जब 0.1 moles of this compound reacts with 0.36 moles of SiO2 and 0.90 moles of carbon according to the following reaction. आपको देखना है कि कितने मोल्स ऑफ P4 बने हैं. तो इसका भी अमाउंट दिया है, इसका भी अमाउंट दिया है, इसका भी अमाउंट दिया है कि नहीं? इसका अमाउंट कितना है? 0.10 मोल्स. इसका अमाउंट क्या है? 0.36 मोल्स. इसका अमाउंट कितना है? 0.90 मोल्स. अब हमें खाली बोलना है कि ये कितने मोल्स निकलेंगे. तो सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया ना, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट. तो लिखो जल्दी. देखो इसके मोल्स कितने हैं? इसके मोल्स है कितने? 0.10 मोल्स. 0.10 मोल्स. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 4.
अच्छा, इसके कितने मोल्स है SiO2 के? 0.36 मोल्स। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 18। अच्छा, कार्बन के कितने मोल्स है? 0.90 मोल्स। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 30। तो जिस किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या निकलेगा? काम वही क्या है? वही है ना लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर करेंगे 0.10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0.025। अच्छा, अब 0.36 डिवाइड बाई 18 0.02 निकलेगा वो। फिर भी करेंगे 0.36 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 0.02। आप देखेंगे यहां पर क्या निकलेगा? 0.90 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 0.03। अब देखो इसका नंबर ऑफ मोल्स जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या निकला? 0.025। इसका क्या निकला? 0.02। इसका क्या निकला? 0.03। ये ना ज्यादा, ये भी है ना ज्यादा, सबसे कम क्या है? ये। तो विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? दिस 0.036। तो कौन है वो? 0. तो SiO2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक आया समझ में? तो SiO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखेंगे क्या है, ये है, देखो क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2 डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 हमें निकालने हैं ना, डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2 एंड 18 ये है ना सबसे कम ये रेशो, तो यही है ना लिमिटिंग रिएजेंट। यही डिसाइड करिएगा ना कि कितने मोल्स ऑफ P4 बनेंगे। देखो इसके मोल्स हमें पता है, इसके मोल्स हमें पता है, इसके मोल्स हमें पता है कि नहीं? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, इसका है 18, इसका है 30। इसके मोल्स, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, SiO2 के मोल्स इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कार्बन के मोल्स जोड़ में इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिस किसी का भी कम आएगा वही क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे कम किसका आया? SiO2 का। तो SiO2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 डिवाइड बाई 3। यही बनेगी ना इक्वेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2 कितने हैं? 0.36 डिवाइड बाई 18। यहां तक आया समझ में? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 डिवाइड बाई 3। अच्छा, 0.36 बाई 18 किसके बराबर आया? 0.02 के बराबर आया था ना। सो 0.02 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 डिवाइड बाई 3। इनको क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 किसके बराबर आएंगे? 0.06 मोल्स। कौन है? 0.060, यानी ए पार्ट इज आंसर। तो करो ये जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। आज का लेक्चर यहीं तक। इसके बारे में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो।